अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, कुछ मिनट के तकनीकी विलंब के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और आज की एक बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा कोयले की कमी से बिजली के उत्पादन पर पड़ रहे प्रभाव के कारण हम आज ये चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। बहनों भाइयों, इस वक्त उत्तर प्रदेश में बिजली की कुछ बड़ी क्राइसिस हमारे समक्ष बस कुछ ही वक्त में आने वाली है। उत्तर प्रदेश के जितने भी ताप विद्युत ग्रह हैं जो कोयले से चलते हैं, उनमें कोयले की आपूर्ति का एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट के चलते उत्तर प्रदेश में महज अपना उत्पादन 1150 मेगावाट तक सीमित रह गया है। उत्तर प्रदेश का अपना उत्पादन तकरीबन 4000 मेगावाट के आसपास है, लेकिन कोयले की कमी के कारण अब ये बिजली का उत्पादन घटकर महज 1150 मेगावाट तक रह गया, जबकि उत्तर प्रदेश में डिमांड 20,000 मेगावाट की है। आप समझें कि गैप कितना बड़ा है। तो हमें एनर्जी एक्सचेंज और ग्रिड और सेंट्रल ग्रिड से जो यूपी का कोटा है उसमें कुछ बिजली खरीदनी पड़ रही है, लेनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के सामने खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का बड़ा अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार के पास क्या तैयारी है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन सरकार बैठकें कर रही है, मीटिंग कर रही है, लेकिन कोयले की आपूर्ति अभी उत्तर प्रदेश के इन तापग्रहों तक पहुंच नहीं रही है। कई ऐसे तापग्रह हैं जो मेरे पास डेटा भी मौजूद है और जानकारी भी मौजूद है जो ये बताती है कि महज 1 से 2 दिन का कोयला उत्तर प्रदेश के में बचा हुआ है और ये स्थितियां दिनों दिन और विपरीत होती जा रही हैं। मेरे पास बल्कि 4 थर्मल पावर प्लांट जो उत्तर प्रदेश के हैं, अनपरा टीपीएस, ओबरा टीपीएस, हरदुआगंज टीपीएस और पारीक्षा। यहाँ पर अनपरा में 2 दिन का, ओबरा में 3 दिन का और हरदुआगंज और परीक्षा में सिर्फ एक दिन का कोयला बचा है स्टॉक, 1 दिन का। तो आप कल्पना करें कि आने वाले समय में ये संकट कितना गहराने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, क्योंकि अभी तक कोयले की रेख यहाँ तक पहुँच नहीं पाई है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भयानक बिजली कटौती है, टियर 2 के शहरों में भयानक बिजली कटौती है और बड़े शहरों में भी कटौती हो रही है और आने वाले दिनों में ये स्थितियाँ बिगड़ेंगी। आप ये समझें कि इस वक्त एनर्जी एक्सचेंज में बिजली की कीमत पीक आवर्स पर 20 रुपया प्रति यूनिट है। कितना? 20 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। पहले से 96,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है यूपीपीसीएल, आगे इसको खरीद पाने की औकात में नहीं है। तो बिजली की भयानक कमी होगी। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस आने वाला है, आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। कुछ बयान सुने आप। करीब 4 दिन से ज़्यादा का हमारे पास एवरेज स्टॉक है। अब प्रतिदिन हमारे पास स्टॉक आता है, जैसे खपत होता है वैसे स्टॉक आता है। तो अब हमको लगता है कि अब हमारा पुनः जो पहले 17 दिन से 4 दिन का स्टॉक आ गया था, अब पुनः हमारा बिल्डअप होने लगेगा। तो इसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जिस तरह पैनिक लोग फैला रहे थे वो गलत है। जब देश के ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि बिजली को लेकर किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार हर स्थिति पर नज़र रखती है और इस तरह की कोई बात नहीं है। कोयला आता है नहीं आता है, ये सब जिम्मेवारियां सरकार की जिम्मेवारी होती है। 24 घंटे बिजली चाहिए। कांग्रेस सरकार जब 2013 में हारी थी तो एक बढ़िया सुदृढ़ बिजली व्यवस्था दे के गई थी। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है और एनटीपीसी जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है, केंद्र सरकार को उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर सारे ही प्लांट 55% पे कर दिए। ये संकट एनटीपीसी के कई थर्मल पावर सेंटर्स पे है। विशेष तौर पर ऊंचाहार रायबरेली में तो कोयले की रेक कई यूनिटें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ 2 या 3 यूनिट ही इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं संचालित है। तो स्थितियां बहनों भाइयों विकराल होती जा रही हैं और हमें इसे मॉनिटर करना पड़ेगा। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में इंजीनियर ओपी पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और बिजली विभाग के बहुत बड़े कर्मचारी नेता रहे हैं। अवधेश वर्मा राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, सुनील सिंह साजन काफ़ी दिनों के बाद टीवी डिबेट में आज शामिल हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के और एमएलसी हैं। शैलेंद्र दुबे ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष और बिजली यूनियन के देश के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े जानकार और एक्सपर्ट, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आज मैंने विशेषज्ञों का पैनल को भी इसलिए आमंत्रित किया है ताकि आपको हर एक बात बहनों भाइयों पता रहनी चाहिए। ओपी पांडे जी, आप तो बिजली विभाग में 30 साल नौकरी कर चुके के बाद आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि सरकार क्या कर रही है और ये क्राइसिस आई कैसे। आप इसको हैंडल क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो उत्तर और ये प्रदेश तकनीकी डिबेट है। मैं एकदम तकनीकी में बोलूँगा और मैं एकदम फैक्ट पर बोलूँ। मैं कागज़ लेके बैठा हूँ, देखिए सामने आपके हैं। मैं भी बैठा हूँ कागज़ हाँ, लेके। तो मैं जो बोलूँगा फैक्ट पर बोलूँगा। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो स्थिति है
कि कल हमने ये संकट 3-4 दिन पहले तक था, लेकिन सैटरडे से संकट कम हुआ है। कल से हम लोग सप्लाई और नॉर्मल आप कर चुके जानते हैं हैं। कि मैं बिजली के मामलों में पीएचडी होल्डर हूँ। मैं भी हूँ, हाँ, तो इसलिए अब मुझसे एक विषय में बता रहा हूँ। फैक्ट सोच समझ कर मैं बोलना, फैक्ट सब सोच लेकर समझ बैठा बोल हूँ। रहा हूँ। हाँ, मैं फैक्ट लेके मैं भी बैठा हूँ। तो उसमें ये है कि जो स्थिति है कल से, कल हम लोगों ने शेड्यूल से, देखिए शेड्यूल क्या है हमारा सप्लाई का, जिला मुख्यालय उसके ऊपर सभी शहरों को 24 घंटे की बिजली है, तहसील मुख्यालय को 21.5 घंटे का है, बुंदेलखंड का 20 घंटे का है, और गाँव का मैंने 18 बिजली घंटे का है। कटौती नहीं पूछी, नहीं, मुझे मैं- ये बताओ कि ये कोयले की आपूर्ति नहीं, क्यों आपूर्ति नहीं वही आगे मैं बता रहा हूँ। तो कल संडे को हमने गांव को 18 घंटे की जगह 20 घंटे दिया, जहाँ 21.5 था उससे ज़्यादा दिया है, तहसील मुख्यालय को ज़्यादा दिया है शेड्यूल से, और उम्मीद है आज भी हम शेड्यूल से ज़्यादा बिजली दे रहे हैं, जो फीडबैक। दूसरी चीज़ जो सप्लाई की बात है, सप्लाई देखिए कल से जो है 3-4 मशीनें आ चुकी हैं लोड पर। मेजा की 660 मेगावाट की मशीन आ गई है लोड पर, टांडा की 660 मेगावाट की मशीन लोड पर आ गई है, ललितपुर की मशीन 660 मेगावाट की आ गई है, परीक्षा की मशीन 250 मेगावाट की लोड पर आ चुकी है। तो ये मशीनें आ चुकी हैं, और मैं भी आज मैंने बात किया जो पावर के इंजीनियर्स हैं, तो वो सब लगे हुए हैं, 17-18 पांडे जी, घंटे मैं लोग काम आपको कर रहे हैं। लेटेस्ट डेटा के साथ, मैंने कहा ना मैं इस मामले में जी, नहीं बताइए। बिजली हाँ, विभाग जी, की पूरी जानकारी। जी, ओके, जी, जी। ये मेरे पास डेटा है। जी, जी। ये डेटा यूपीपीसीएल का है, जी। मेरा डेटा नहीं हाँ। है। ये डेटा ये बताता है पांडे जी कि आज 11 तारीख है। कितनी जी, तारीख है? 11 तारीख। 11 तारीख है, और आज अनपरा के पास जो कैपेसिटी है सिर्फ 2 दिन का कोल स्टॉक है। हाँ, ओबरा में 3 दिन का बचा है, हरदुआगंज में परीक्षा में तो एक दिन का स्टॉक बचा है। और आपके पास कहाँ से रेक आ रही है? मुझे बता उसका मैं दीजिए। बता रहा हूँ। अगर एक दिन के अंदर रेक नहीं पहुंची तो आपके 2 यूनिट बंद हो जाएंगी, नहीं, और 2 दिन में नहीं पहुंची तो 2 और यूनिट बंद। नहीं ब्रिजेश जी, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। एक तो अनपरा जो पावर प्लांट है वहाँ रैक नहीं आती है, सीधे कोल माइन से जुड़ी है, हमारी रेलवे लाइन है, सीधे रोटेट करती है, तो अनपरा में कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए। 2 दिन नहीं है, वो बढ़ रहा है हमारे स्टॉक। देखिए एक हमारा जो शॉर्टेज था उसको हम क्रॉस कर चुके हैं, तब हमारी स्टोरेज मुझे आप बताओ, जो शेड्यूल्ड है वैसे तो 45 दिन, लेकिन आप लोगों ने व्यवस्था करके इसको 20 दिन रख लिया। 20 दिन का स्टॉक रखना चाहिए। हालात ये है कि आप 2 दिन और 1 दिन का स्टॉक बचा, मतलब ये क्या मजाक चल रहा है देश में? नहीं, मजाक नहीं हो रहा है। देखिए होता क्या है कि हम पावर इंजीनियर रह चुके हैं, मैं जनरेशन में काम कर चुका हूँ, तो उसमें होता क्या है कि जो गर्मी पीरियड होता है अप्रैल से जून का, उसमें हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं। इस साल से अप्रैल जून में भयंकर कोरोना चल रहा था, आप तो कोरोना पर खबर चलाते थे कि अप्रैल से जून तक कोरोना की इतनी मार थी कि हर जगह काम इफेक्टेड था। तो एनसीएल का भी काम इफेक्टेड था, कोल माइंस का काम इफेक्टेड था, इसलिए जो पाइलअप करने का काम हुआ वो थोड़ा सा स्लो हुआ। दूसरी चीज, इधर कोरोना कम होने के कारण जो डिमांड है इस साल बहुत तेजी से बढ़ी है। लेकिन अरे हमेशा 20,000 मेगावाट चला, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, आपने तो वादा किया था कि आप राजनीतिक नहीं तकनीक डिबेट करेंगे। नहीं, तकनीकी में बता आप रहा ये हूं। क्यों कह रहे हैं कि यार नहीं, डिमांड बढ़ गई 16% है? बढ़ी है डिमांड। किसी साल पिछले साल तुलना में 16% नहीं बढ़ती है। ओके, आप रिकॉर्ड ऑल राइट। डेटा- मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के लार्जेस्ट अपोजिशन के लीडर हैं। सुनील साजन जी, कोयले की बहुत कमी है, बिजली का संकट आ रहा है, सिर्फ एक दिन का स्टॉक बचा, ऐसी सिचुएशन आ गई। देखिए ब्रजेश जी, मैंने आपको सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी सुना। वो बता रहे थे बहुत स्पेशलिस्ट हैं, बहुत दिनों तक काम किया, लेकिन आपके एक भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाए। मैं केवल ये कहूँगा, ये सरकार का निकम्मापन है। ये वही सरकार है जिसने कोरोना काल में ऑक्सीजन नहीं दे पाई लोगों को, और जो स्टॉक 20 दिन का 15 दिन का रहना चाहिए वो आप बता रहे हैं। आपके पास कागज है, आप झूठ नहीं बोलेंगे कि कहीं 2 दिन का है, कुछ जगह 1 दिन का है। क्या होगा 2 दिन 1 दिन के बाद? जी, प्रदेश में त्राई रोज त्राई सप्लाई मचेगी हो रही है। और ये पांडे सिर्फ साजिश पांडे, है। नो प्लीज, फर्स्ट अरे राउंड में सुन कोई लीजिए। इंटरप्शन नहीं। जी, आप खूब सप्लाई कर लीजिए। हम कह रहे हैं अगर सप्लाई हो रही है तो क्राइसिस क्यों हुआ, इसका जवाब कौन देगा? और आप जब जान रहे हैं कि 15 दिन से कम का स्टॉक बचा है, तो आप क्या कर रहे थे? ये सरकार केवल ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि बिजली विभाग को भी अडानी को बेचने की यह तैयारी है जी। इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्योंकि 4.5 साल में क्या योगी सरकार ने एक भी अच्छा ये बताइए कि जब यूनिट कोयला बिजली नहीं आ उत्पादन रहा पे था काम किया है? तो ये बात तो पता होनी चाहिए कि भाई हमारे जैसे जी। आपके घर में राशन कम होगा तो आपके घर में अलार्म बेल बता जाएगी कि राशन कम है, ले आओ बाजार से, या नहीं बताया जाता? मैं जवाब दे दूं विजय नहीं, जी? आपसे नहीं पूछ रहा हूं, मैं सुनील जी से बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छा। सच है। मैं यही बात कह रहा हूं, ये सरकार का निकम्मापन है। सरकार सब कुछ जानती है, लेकिन ये सरकार ने नहीं कहा, वो तो जब लोग जान गए स्टॉक कम है, स्टाफ से चर्चा आ गई,
तब सरकार बैठक पे बैठक, ट्यूट पे ट्यूट। अरे ट्यूट से बिजली पैदा होती है क्या? बैठक से कोई रास्ता निकलता है क्या? आपकी उत्तर प्रदेश में सरकार, आपकी दिल्ली में सरकार है। अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि दिल्ली सरकार हमारी नहीं सुन रही है। या तो योगी जी कह दें कि मोदी जी नहीं भेजना चाहते हैं जी, कोयला नहीं देना चाहते हैं। करेक्ट है। मैं चाहता हूं वैभव महेश्वरी भी इस पर कुछ कमेंट कर दें। जिम्मेदारी। मैं नेक्स्ट आपके पास आता हूं। वैभव महेश्वरी जी, बिजली का संकट बहुत गहराता जा रहा है। मेरे पास एक डेटा मौजूद है जो बताता है कि यूपीपीसीएल ने एनसीएल और सीसीएल, जो कोल सप्लाई की बड़ी दो कंपनियां हैं, इनके 1500 करोड़ का ड्यूज पांडे जी भुगतान नहीं किया आप लोगों ने। अगर किया होता तो ये आपको कोयला मिलता। तो आप क्या मानते हैं वैभव महेश्वरी जी कि कारण क्या है? कि यह प्रबंधन की कमी है या वाकई में कोयले के उत्पादन का संकट है? ब्रजेश जी, बिजली जो है हमारी पार्टी का भी बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहा है, जनता से जुड़ा रहा है, और मैं खुद पार्टी के अंदर बिजली के मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूं, तो मुझे भी इसकी थोड़ी बहुत जानकारी है। आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी बैठे, मैं इनसे भी आए दिन बहुत जानकारियां इकट्ठी करता रहता हूं, लेता रहता हूं। ये तो बिजली के कुलपति हैं। हाँ बिल्कुल है, मैं उस यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, तो सर का बहुत मुझे ज्ञान मिलता और है। मैं उनका पीएचडी होल्डर हूँ। तो सर ये दिखाई पड़ रहा है कि ये जो बिजली का संकट है ये कृत्रिम है, ये बनाया जा रहा है, और बहुत ही देश के अंदर बहुत खतरनाक हालात पैदा करने की साजिश इसमें दिखाई पड़ रही है। जब ये बहुत क्लियर क्लॉज है कि 20 दिन का स्टॉक होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक सेवा है। बिजली आजकल की तारीख में कोई लग्जरी तो है नहीं, बहुत आवश्यक सेवा है, इसके लिए कंपनियों ने प्रावधान किए हैं। और जिस तरह से कोरोना का मैनेजमेंट आपने देखा था T11 और उनकी जो P11 कंपनियां करती थी, जो IAS अफसरों की कंपनियां नहीं, कमेटियां करती थी, तो जिस तरह का मैनेजमेंट उन्होंने किया और जो हालात देश में पैदा कर दिए, कुछ उस तरह के हालात पैदा करने की तरफ देश को धकेला जा रहा है। आज ये पहली बार इस देश में ऐसा सुनाई पड़ा है कि बिजली, कोयला और ये सब चीजें चर्चा में आ गई। बेसिकली नागरिकों के मन में एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है। पैनिक का एक प्लॉट रचा जाएगा, और प्लॉट रचने के पीछे क्या खेल होने जा रहा है ये सब कुछ बता चुके हैं तमाम डिबेट्स में और मीडिया में चर्चा में है कि क्या किया जा रहा है। पांडे जी, अब इसमें क्या हो रहा है सर? कमेंट्री नहीं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले इनके जितना IAS अधिकारी हैं जो ऊर्जा मंत्रालय में बैठे हैं, और जो मंत्री जी बैठे हैं, RK सिंह साहब, मैं नाम लेके कह रहा हूँ, RK सिंह कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल पैनिक कर रहे हैं। इनको हटाकर, सब मैं कह रहा हूं, तो इनको हटाकर किसी 9वीं क्लास या 10वीं क्लास के एक बच्चे को जिम्मेदारी दी जाए, जो कम से कम ये प्लान कर लेता हो कि घर में आटा खत्म हो रहा है तो कितने दिन पर लेके आना होता है, घर में चावल खत्म हो रहा है तो कितने दिन पर लेके आना होता है, और किस किस तरह से चीजों की प्रोग्रामिंग और प्लानिंग की जाती है। इतना भी प्लान अगर ये सरकार नहीं कर पा रही है कि बिजली कैसे देनी है, तो ये सरकार को तो बने रहने का मैं शैलेंद्र दुबे जी के पास चलता हूँ। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन के अध्यक्ष हैं और बिजली विभाग के सबसे बड़े जानकार हैं। दुबे जी, बहुत शुक्रिया। 2 सवाल हैं आपसे। ये कोयले की कमी अचानक कैसे इतने गंभीर स्तर पर पहुँच गई? दूसरा, कारण क्या है इसके पीछे? और तीसरा, इस वक्त के हालात ताज़ा क्या हैं और आगे परिस्थितियां क्या और बिगड़ सकती हैं? आप जनता को ज़रा ब्रीफ करें और बताएं, तकनीकी रूप से भी, और हम सबको भी एजुकेट करें और बताएं कि ये संकट क्या है और निकला कैसे जाए इससे। देखिए, पहली बात तो अभी आपने प्रारंभ में केंद्रीय विद्युत मंत्री माननीय RK सिंह साहब का बयान दिखाया था, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। उनका यह कहना कि कोयले का कोई संकट नहीं है, तो कोयले का कोई संकट नहीं है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय विद्युत मंत्री को पत्र किस बात के लिए लिखा है? अगर कोयले का कोई संकट नहीं है तो तमाम वेबसाइट पर आप जाइए, चाहे NLDC की, चाहे SLDC की, चाहे ELDC की, चाहे WLDC की, पूरे देश में उसमें आपको एनर्जी एक्सचेंज का मेरे पास एक ताजा डाटा मैं आने से पहले लेके आया हूँ। दुबे जी, 20 रुपया प्रति यूनिट है पीक आवर में। अब जी नहीं, वो तो पावर क्राइसिस होने की वजह से क्या लूट हो रही, मैं अभी उस पर आऊँगा। मुझे कोई ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ प्रकारांतर से। तो पूरे देश में आज का टाइम्स ऑफ इंडिया आप देखिए, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, पूरे देश में कोयले का संकट है। तो ये संकट अचानक कैसे हो गया? और केंद्रीय विद्युत मंत्री का ये कहना कि कोई संकट नहीं है। यह मेरे पास एक इंटरव्यू है, प्रमोद अग्रवाल कोल इंडिया लिमिटेड के CMD हैं, उनका इंटरव्यू है, और उसकी हेडलाइन है, इस महीने के अंत तक सामान्य हो पाएगी कोयला आपूर्ति। ये दैनिक जागरण में है कल के जो है जी। तो कोल इंडिया के चेयरमैन के बयान को हम सही माने कि केंद्रीय विद्युत मंत्री के बयान को सही माने? कोल इंडिया के चेयरमैन खुद कह रहे हैं कि कोयले की स्थिति सामान्य होने में इस महीने के अंत तक का समय आ जाएगा। ठीक है। तो परिस्थितियां गंभीर हैं। अब कोल इंडिया में क्या हो गया ऐसे जिसकी वजह से गंभीर है? कोल इंडिया का रिजर्व 2015 तक 40,000 करोड़ रुपए का था,
आज कोल इंडिया का रिजर्व 10,000 करोड़ रुपए के आसपास बचा है। जो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र में हो रहा है वही कोल इंडिया में पिछले दिनों में हुआ है। कोल इंडिया में 1 साल तक कोई सीएमडी था ही नहीं। सीधे कोल सेक्रेटरी जो आईएएस अधिकारी हैं जिनको विषय का ज्ञान नहीं है वह इसका संचालन कर रहे थे। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के नॉर्म्स हैं, वह नॉर्म्स ये कहते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के कि 20 दिन का कोयला होना चाहिए। आपने अभी पढ़ दिया कि अनपारा में 2 दिन का कोयला, ओबरा में 3 दिन का कोयला। मेरा कहीं 1 डेटा दिन का सही है कोयला, या नहीं कहीं 1 दुबे दिन जी? से भी कम का कोयला। तो जी नहीं, 1100 मेगावाट और कोयले आप का अच्छा नहीं संकट कर है, नो रनिंग पहली करनी बात तो चाहिए। इसको स्वीकार करना चाहिए। जी और यह संकट कोयले का क्यों है, यह बात समझ के परे है। यह कहा जा रहा है कि पानी बरस गया इसलिए कोयले का संकट है। मैं यह बताना चाहता हूं कि भारत में अधिकांश कोल माइंस ओपन कास्ट माइंस हैं। ओपन कास्ट का मतलब होता है खुली माइंस है, वहां पानी बरसता है तो पानी बह जाता है और पानी बहने के रास्ते बने हुए हैं। यहाँ वैसी अंडरग्राउंड जैसी कोल माइंस कम है। तो एक कारण जो मुझे समझ में आया, जो विशेषज्ञों से मैंने बातचीत किया, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंपोर्टेड कोयले की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले यह कीमत $220 प्रति टन थी, अब यह कीमत $430 प्रति टन हो गई है। एकदम से यह कीमत बढ़ी है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। जी और इंपोर्टेड कोल को कौन इस्तेमाल करता है? उत्तर प्रदेश का उत्पादन निगम का कोई बिजली घर इसको इस्तेमाल नहीं करता। इंपोर्टेड कोल ज़्यादातर कोस्टल एरिया में जो प्राइवेट जनरेटर्स हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। मुंदड़ा एक जगह है गुजरात में जहां 8,000 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हैं। 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट टाटा का लगा है, 4,000 मेगावाट का पावर प्लांट वहां पर अदानी का लगा है। वो इंपोर्टेड कोल को इस्तेमाल करते हैं। तो अचानक डिमांड इंपोर्टेड कोल की कीमतें बढ़ जाने के कारण जो प्राइवेट जनरेटर्स थे उन्होंने कोल इंडिया से बड़े पैमाने पर, उन लोगों ने, जो जानकारी है मेरे पास, उन लोगों ने बड़े पैमाने पर कोल इंडिया से कोल डाइवर्ट कराया और इसकी वजह से जो जनरेटिंग स्टेशंस गवर्नमेंट के थे उन जनरेटिंग स्टेशंस में इसकी किल्लत हुई है, इसकी दिक्कत हुई है। अब मैं उत्तर प्रदेश पर आता हूँ। उत्तर प्रदेश में यह बात मैं मान भी लूँ कि अप्रैल से जून के महीने में जो यह पीरियड होता है जिस पीरियड में कोयले का स्टॉक करना चाहिए, अगर कोरोना की वजह से उसका स्टॉक नहीं हो पाया तो ये 1-2 दिन की बात नहीं है। मेरे पास डाटाज हैं अगस्त और सितंबर के महीने में, अकेले अगस्त और सितंबर के महीने में। आज 4-5 दिन से या हफ्ते भर से कोल क्राइसिस के कारण से जनरेशन की चर्चा हो रही है, लेकिन 2 महीने का रिकॉर्ड ये है कि उत्तर प्रदेश में 290 मिलियन यूनिट का जनरेशन, हमारे अपने जनरेटिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूं मैं जी, 290 मिलियन यूनिट का जनरेशन कोल की कमी की वजह से प्रभावित हुआ है। और बाजार में बिजली कितने की मिलती है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अनपारा में 2 रुपए 7 पैसे की बिजली हम पैदा करते हैं। अनपारा में 2 रुपए 50 पैसे की बिजली हम पैदा करते हैं। ओबरा में 3 रुपए 20 पैसे की बिजली हम पैदा करते हैं। उत्पादन निगम में, पूरे उत्पादन निगम में एवरेज 3 रुपए 40 पैसे की बिजली पैदा होती है। और प्राइवेट सेक्टर से ललितपुर से 5 रुपए 34 पैसे की बिजली मिलती है। रोजा के पहले स्टेट से 4 रुपए 65 पैसे की बिजली मिलती है। रोजा के दूसरे स्टेट से 4 रुपए 83 पैसे की बिजली मिलती है। तो प्राइवेट सेक्टर की बिजली उत्पादन निगम की बिजली की तुलना में बहुत महंगी है, 1.5 गुनी दुगनी महंगी है जी। और एनर्जी एक्सचेंज में तो 13 रुपए से 20 रुपए तक के इसमें क्या रेट मैं चल रहे हैं यूपीपीसीएल इस समय जो है। या राज्य तो उत्पादन इतनी निगम महंगी लिमिटेड के बिजली- प्रबंधन को कसूरवार मानूं कि वो समय से पर्याप्त स्टॉक नहीं कर पाए अपने जनरेशन प्लांट्स पे? बिल्कुल 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 कसूरवार हूं। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं प्रबंधन पर कि प्रबंधन ने इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। 2500 करोड़ रुपए का बकाया था कोल इंडिया के प्रति उत्पादन निगम का अप्रैल के महीने में, और अप्रैल से जून के बीच में कोरोना के कारण से नहीं, कोल इंडिया से हमें कोयला नहीं मिला क्योंकि हमारे ऊपर बकाया था। और कोल इंडिया के चेयरमैन ने इंटरव्यू में कहा है, उन्होंने पॉलिसी बताया है कि जिनका एडवांस पेमेंट है उनको हम पहली प्राथमिकता पर कोयला देते हैं, जिनका पेमेंट बिल्कुल ड्यू नहीं है उनको दूसरी प्राथमिकता पर कोयला देते हैं, और जिनका पेमेंट बाकी है वो लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो उत्तर प्रदेश को 2 रुपए की बिजली देने वाला, सबसे सस्ती बिजली देने वाला उत्पादन निगम वो लास्ट प्रायोरिटी पर आ गया, इसलिए कोयला हमें मिला ही नहीं। स्टॉक करने की बात तो तब आती तो क्या जब हमें अधिकारियों को कोयला ये बात प्रॉपर पहले मिला पता होता। नहीं थी उस समय या के रिकॉर्ड क्राइसिस भी अचानक मैंने- आसमान से तो फाट नहीं पड़ी? सब पता था।
नहीं, बिल्कुल पता था, सब पता था। मैं आपको बता रहा हूं कि एक भारत कोक है बीसीसीएल, उसका केवल 10 करोड़ रुपए का बकाया है। उसके पास अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। अगर उसको थोड़ा सा भी पैसा दे देते, परीक्षा में वहां से कोयला आता है तो वहां तो कोयला मिल गया होता। स्थिति खराब नहीं हुई अनपारा में, क्योंकि अनपारा में मेरी गो राउंड सिस्टम है, वहां सीधे ट्रेन से कोयला आ जाता है, वहां स्थिति खराब नहीं हुई अनपारा डी में। बाकी परीक्षा और हरदुआगंज में हालात खराब हुए, और इसकी जिम्मेदारी केवल प्रबंधन के प्रति इसकी जिम्मेदारी है। आने वाले कितने दिनों तक ये स्थिति और गंभीर रहेगी? माननीय मुख्यमंत्री जी का यह स्थिति रहेगी। अगर कोल इंडिया के चेयरमैन की बात माने तो वो कह रहे हैं इस महीने के अंत तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर 9,000 मैं एक लास्ट बात ब्रजेश जी, 9,000 करोड़ रुपए की बिजली का पेमेंट नहीं किया है पावर कॉर्पोरेशन ने उत्पादन निगम को, और उत्पादन निगम को 1400 करोड़ रुपए कोल इंडिया को देना है। तो पावर कॉर्पोरेशन के और उत्पादन निगम के चेयरमैन एक ही व्यक्ति हैं, क्या उनके अंदर इतनी भी नैतिकता नहीं है कि 1400 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दें? अगर यूपीएससी भी एक रहा होता तो आज ये परिस्थितियां न पैदा होती। यह मैं कहना चाहता हूं। स्पष्ट तौर पर जहां तक उत्तर प्रदेश का मामला है, यह कुप्रबंधन का मामला है। और अवधेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं और बिजली मामलों के बड़े जानकार हैं। अवधेश जी, आप बताइए कि ये ताजा समस्या का कारण क्या है? क्या शैलेंद्र दुबे जी ने जो तथ्य उठाए हैं उन तथ्यों को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि मसला बहुत गंभीर है। पावर जनरेशन बहुत बुरी तरह से प्रभावित है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट है। देखिए, निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का संकट, एक चीज मैं सिनारियो आपको बताना चाहता हूँ। पूरे देश की अगर बात करें तो आज की डेट में जो कोल खदानें हैं, जो हमारी कोल इंडिया है, उसके पास टोटल कल तक का जो स्टॉक है वो 43 मिलियन टन उसके पास स्टॉक है। 43 मिलियन टन का मतलब ये हो गया कि वो 24 दिन पूरे देश को जो तापीय को जो कोयला देता है वो दे सकता है। क्योंकि जो इनकी अगर हम पूरी बात कर लें, इनकी बैलेंस शीट की बात कर लें, तो 2015-16 से 2020-21 तक का अगर इनका देखें तो साल में पूरा ये लगभग 608 मिलियन इनका सबसे मैक्सिमम है मिलियन टन इन्होंने साल में जो तापीय विद्युत गिरा उनको सप्लाई किया। उसके हिसाब से 50 मिलियन टन एक महीने में इन्होंने पूरी जो भी हमारे तापीय मिलियन मीट्रिक टन जी। हाँ, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो इनके पास जो 43 मिलियन टन है, अगर उसको बांट दिया जाए, जो भी हमारे तापीय परियोजनाएं बंद हैं, तो जो बंद परियोजनाएं हैं या जो कम कैपेसिटी पर चला रहे, केवल उनकी भरपाई ये कर पाएंगे, उसके आगे भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि कोल इंडिया में कहीं कहीं खदानों में जो भी काम होना चाहिए नहीं हुआ। उसका एक कारण और भी मैं आपको बताना चाहूंगा ब्रजेश जी, क्यों नहीं हुआ। आपने देखा होगा बड़े बड़े विज्ञापन दिखाए जा रहे थे कि आने वाले समय में रिन्यूएबल एनर्जी इतना ग्रिड पर आने वाली है, सोलर एनर्जी इतना ग्रिड पर आने वाली है। विज्ञापन देख गीगाबाइट में गीगावाट आने लगी, खूब एमयू हो रहा, रूट हो रहा। लोगों ने वो क्या कहते हैं, विज्ञापन देखकर कोल इंडिया जो है हमको लगता भ्रमित हो गया। उसको लगा कि ग्रिड पर जब सोलर की इतनी एनर्जी आ रही है, रिन्यूएबल की इतनी एनर्जी आ रही है, वो भ्रम में पड़ गया। इंडिया में जैसा होता लोग विज्ञापन देख के चकमका जाते हैं, तो कोल इंडिया भी चकमका गया। उसको लगा कि यार सब बिजली आई रही है तो थोड़ा कोयला कमी करो, हमसे कोई कोयला लेगा नहीं। एक बात और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, फरवरी के महीने में कोल इंडिया ने कहा कि भाई जो हमारे पास स्टॉक है, कोई कोयला, जब उसके पास कोयला था तो जो हमारे उत्पादन गिरी थी वो कोयला नहीं ले रहे थे। जबकि हमारा कानून ये कहता है कि जो कोल खदानों के नजदीक है उन्हें 15 दिन का कोयला रखना पड़ेगा, जो थोड़ा दूर है उन्हें 30 दिन का कोयला रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है, जो ये लोग कोयला रखते हैं उस पर हमारे टैरिफ पर पास ऑन होता है, प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दर पर पास ऑन होता है। जब हम कहते हैं कि आपकी दर क्यों ज्यादा है, तो ये हमको तर्क देते हैं कि भाई आपके लिए हमको 30 दिन का स्टॉक रखना पड़ता है, आपके लिए हमको 15 दिन का स्टॉक रखना पड़ता है। अब तो एक दिन 2 दिन का अब सवाल ये आता है, अगर ये स्टॉक नहीं रखा तो जो केंद्रीय कानून बनाने के लिए लोग बैठे हुए हैं, ऊर्जा मंत्री ने जो कल बयान दे दिया, आपने देखा होगा आरके सिंह साहब का बयान, मैंने देखा बड़े गुस्से में दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि ऐसा करने की बात नहीं, ऐसा गुस्से में बयान दे रहे थे, लग रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोयला चुरा के कोई भाग रहा है। अरे भाई, देश की आवश्यक सेवाओं के विभाग है, इसको देखिए और इसको संभालिए, अन्यथा स्थिति में आप इस प्रकार नहीं था। तो श्रीकांत शर्मा, एनर्जी मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने खुद ट्वीट किया था। देखिए, एक चीज आपको बताऊंगा, सबको बताया था, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक चीज मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा। आपने जब कहा, श्रीकांत शर्मा ने 10 दिन पहले एसएलडीसी का दौरा किया था, एसएलडीसी में गए थे और सिस्टम को उन्होंने देखा। उनको यह था कि आने वाले समय में ऐसी प्लानिंग की जानी चाहिए कि हमारे प्रदेश में विद्युत व्यवस्था सही रहे। और उसी का नतीजा है कि 4 दिन हमारी कटौती 8 घंटे और 7 घंटे तक गांव की पहुंच गई। लेकिन कल से उन्होंने थोड़ा सा इन लोगों की जो भी व्यवस्था रही हो उसको तो आप मुझे बताओ कि ये कोयला आ रहा है नहीं आ रहा है? समझिए, अब देखिए, दूसरी चीज है, कोयला लाने के लिए वही मैं कहना चाह रहा हूं,
आर.के. सिंह साहब या ने कहा जैसे ऑक्सीजन आई थी पुलिस लगा के वैसे बिल्कुल। कोयला लाया जाएगा। मैंने आज फिर कह रहा हूं, इनको कार्गो से, हेलीकॉप्टर से कोयला मंगाना पड़ेगा। अरे हेलीकॉप्टर से कितना लाभ? तो ये कार्गो से मंगाना पड़ेगा, एयरफोर्स की मदद लेना पड़ेगा, अन्यथा मशीन ऐसे बंद होगी, हमारी ऐसी बिजली की कटौती होगी, इनकी प्लानिंग ऐसे फेल होगी। और एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, अगर ये समझते हैं कि पूरे देश में फॉरेन कोल की, मैं बात बता दूं, जो बड़ा हल्ला मच रहा है, फॉरेन कोल बढ़ गया। फॉरेन कोल ज्यादातर वही लोग अलॉट कराते हैं जो निजी घराने हैं, जिससे कि वो बिडिंग रूट या सबकी बिजली महंगी कर देते हैं। जब हम उनकी बिजली की बात करते हैं कि आप महंगी बिजली क्यों बेच रहे हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, तब ये लोग कहते हैं साहब हमको तो फॉरेन कोल आ रहा है। और एक बात मैं आपके डिबेट के माध्यम से कहना चाहूंगा, इसकी केंद्र सरकार जांच कराए। पूरी तरीके से सबको पता है कि जो यहां बड़ा उत्पादन ग्रिड चलाने वाले निजी घराने हैं, उन्होंने विदेशों में, ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोल खदानों को खरीद लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वहां जाकर खरीद कर वही कोयला को महंगा करके और हमारी बिजली दर बढ़ाने की बात करने चाह रहे हो। एक बहुत बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वो लोगों ने जाके वहां मंगोलिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में कोल खदानों को खरीद लिया है। और आने वाले समय में वो अपनी बिडिंग, क्योंकि मैं एक चीज विजय जी, क्योंकि जो वो निजी घराने हो आज की डेट में अपनी बिडिंग रूट पर ये हल्ला मचा रहे हैं कि बिडिंग रूट की, अगर हम निजी घरानों को एक मिनट के लिए अलग भी करें तो ये सरकारी कंपनियां क्या उन्हीं कोयला दे रही हैं? बिल्कुल, ये सवाल ये उठता है कि देखिए, एक चीज आपको तो मसला ही अलग है निजी घरानों। एक चीज आपको बता दूं, इसने जहां तक सवाल है कि भाई ये क्यों ऐसा हो रहा है, आज की डेट में अगर पावर कॉर्पोरेशन की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो निश्चित तौर पर चाहे वो राजस्व नहीं अगर आया या लाइन लॉस बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर समीक्षा होनी चाहिए। कौन लोग जिम्मेदार है, जिम्मेदारी तय होना चाहिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए, भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाना चाहिए। किसने रोका भाई? अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा, अभी नोएडा में आपने देखा, अस्थायी कनेक्शन में हजारों करोड़ रुपया मार दिया। अभी आपके चैनल पे दिखाया जा रहा था, जो घटिया क्वालिटी के मीटर थे वो खरीद लिए गए। कौन जिम्मेदार है? कौन डायरेक्टर इसके लिए जिम्मेदार है? कब वो जेल भेजा जाएगा, कब वो कुर्सी से हटाया जाएगा? सब मिला के भ्रष्टाचार पर भी बात करना पड़ेगा। पावर कॉर्पोरेशन को भ्रष्टाचारियों लोगों ने ये पूरा खोखला बना दिया और उसी का नतीजा है आज हम बिजली नहीं खरीद पा रहे, पैसा नहीं है, भ्रष्टाचार है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा, मांग करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, भ्रष्टाचारियों पर सख्त एक्शन लेते हुए उनको जेल भेजिए और प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली, सस्ती बिजली। वीरेंद्र जी भी आ गए डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, ये बिजली संकट इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है, कोयले की कमी क्यों है और आने वाले दिनों में स्थितियां कैसी होने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए, बिजली के संकट के बारे में लोगों को जानकारी तब हुई जब प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने 4 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से सूचित किया। सरकार कह रही बिजली संकट नहीं है, लेकिन गांव में बिजली कटौती चल रही है और बुंदेलखंड से लेके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती है। सरकार ये कह रही है कि हम बिजली खरीद रहे हैं, 20 रुपया यूनिट तक खरीद रहे हैं। अरे जब बाजार में माल नहीं है तो खरीदोगे क्या? चाहे 20 लगाए दो, चाहे 50, चाहे 100 रुपया। जब माल होगा तब तो बिजली खरीदोगे, जब बिजली पैदा ही नहीं हो पा रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये नवरात्र का महीना चल रहा है। पहले दुर्गा पूजा होती थी, कई किलोमीटर सजावट होती थी, लाइट की बड़ी खपत होती थी, डिमांड बढ़ जाती थी। अब तो कोरोना काल की वजह से न सजावट है, ना उतनी दुर्गा पूजा की मूर्तियाँ लगी हैं, उसके बावजूद ये बिजली संकट कैसे आ गया? ये आप देखिए कि जो शाम के समय बिजली का लोड बढ़ जाता था पिछले सालों में, वैसा तो कुछ है नहीं इस बार। तो बिजली का लोड बढ़ा क्यों? इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि अब गर्मी भी कम हो गई, लोगों के घरों में एसी बंद है, बिजली के खर्चा तो वैसे कम होता जा रहा है। तो ये बिजली उसके बावजूद नहीं जा पा रही गाँव में। उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय जब करीब आ रहा है तो कोई ना कोई ऐसी स्थिति आ जा रही है जो योगी सरकार की किरकिरी करा रही है। अब अगर ये बिजली नहीं दे पाएंगे चुनावी सीजन में तो फिर भद्द पिटनी इनकी तय है, तब तो इनके सामने संकट आ जाएगा वैसे भी। क्योंकि बिजली के ही मामले में जो सबसे ज़्यादा अधिक सुधार हुआ था पिछले 5 सालों में, अगर देखें आप, तो बिजली लोगों को मिलने लगी थी, शेड्यूल के अनुसार मिलने लगी थी और उसके लिए काफ़ी हद तक पिछली सरकार ने जो काम किए थे वो भी इसके लिए आधार बना। लेकिन हमारे देश में एक समस्या ये है कि हम जितना देंगे नहीं उससे ज़्यादा वसूलेंगे। बिजली इतनी महंगी है पूरे देश भर से और मिलती है नहीं। गरीब आदमी महंगी बिजली खरीद रहा है उत्तर प्रदेश में, बड़े आदमी के लिए तो
चाहे जितनी महंगाई हो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 रुपया 8 रुपया यूनिट बिजली कोई मामूली बात नहीं। अब कोयला नहीं आ रहा है, बिजली घर बंद होने वाले हैं। एनटीपीसी की फोटो दिखाई जा रही है। आम आदमी, गरीब आदमी, गांव के आदमी को क्या पता कि एनटीपीसीएस खाली बिजली बनती है, कि परमाणु से भी बिजली बनती है, कि पानी से भी बिजली बनती है जी, तमाम सारी चीजें हैं। उसे तो बस बिजली चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में देखिए हम लोग बिजली, ब्रिजेश जी ऐसे आती हैं कि पहले अगर बिजली घर के बाहर पीपल के पत्ता हिल जाए तो कर्मचारी चिल्लाता था कि साहब पीपल का पत्ता हिला तो कहीं बिजली काटो, आंधी आने वाली है। तो यहाँ तो इस तरह का देश रहा है विचित्रताओं का। अच्छा, हमारे आपके यहाँ बिजली कट जाए हमको आपको उतनी तकलीफ नहीं है। पहले बाहर निकल के झांकेंगे पड़ोसी के यहाँ तो नहीं आ रही है, अगर उसके यहाँ आएगी तब और ज़्यादा तकलीफ होगी। पूरे मोहल्ले कटी कहेंगे अब ठीक है, गई है आएगी। तो जो हम लोग इस व्यवस्था में रहे हैं, हम लोग तो जानते हैं, लेकिन परिवर्तन ये आया है कि जिस ट्रांसफार्मर को गांव में जब फूक जाता था, आपको याद होगा कि हम लोग 50-50 रुपया गांव भर चंदा करते थे कि नया ट्रांसफार्मर 2-3-4 दिन में जल्दी लग जाए। अब यह परिवर्तन आया पिछले 2-3 सरकारों से कि अब फोन पर ही ट्रांसफार्मर बदल जाते हैं, जल्दी कार्रवाई होती है, सूचना दीजिए। तो इतना सुधार तो हुआ, लेकिन ये जो कोयले का संकट आया है ये योगी सरकार के लिए किरकिरी का सबब बनेगा, क्योंकि बिजली न आने का सारा दोष जनता सरकार का मानती है। अब ये सरकार को देखना है कि वो इसको कैसे सही करेगी। करेक्ट। वैसे कुल मिलाकर ये है कि हम लोग जिस व्यवस्था में जीते हैं वहाँ बिजली तो बहुत बड़ी चीज़ है, उद्योगों के लिए, सब चीज़ों के लिए। लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनी थी तो उनके लिए इतना कहा जाएगा भाई कि बिजली कटे पे ज़्यादा शोर शराबा न करो, क्योंकि अच्छे दिनों का वादा हुआ था, अच्छी रातों का वादा नहीं हुआ था। तो अगर कट रही तो चुपचाप झेलो। वैसे कोई भी सरकार चुनावी सीजन में नहीं चाहेगी कि बिजली कटे, और बिजली कटने का मतलब है वोट कटा। तो ये तो इसमें कोई जातिवाद चलेगा नहीं, क्योंकि बिजली ठाकुर, पंडित, दलित, ओबीसी देख के तो आती नहीं है। हिंदू मुसलमान, वो तो हिंदू मुसलमान भी नहीं देखती है। अच्छा, वो तो समझ लिया कि गणासे की तरह वोट काटेगी। जैसे गणासा से आप वो काटते ना, चरी काटते हैं खेत में जानवर के लिए, वैसे काटेगी वोट। तो कुल मिलाकर ये है जी। बहरहाल आपके पास भी शब्दों का एक खजाना है वीरेंद्र जी। नहीं, जो हम लोग गांव में देखे जाने समझे हैं भाई, पहले गांव में शाम को बिजली चली जाए तो हम लोग गांव के बाहर पुलिया पे जाके बैठ जाते थे, रास्ता में उजाली, अगर चांदनी रात है तो कुछ गप सटाका हो गया, वहाँ अपना 8-10 लौंडे बैठे हैं, लड़के वीरेंद्र जी, लड़के। हाँ, 8-10 लड़के गांव में यही बोलते हैं, लोग बैठे ना 12-1 बजे तक इंतजार किए, नहीं कहीं चलो भाई अब सोया जाए, सवेरे फिर उठा जाएगा जी। तो यही सब चीज़ों से हम लोग गुजरे हैं। लेकिन सरकार में जब लोग आ जाते हैं, जब मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उनसे कहो कि भैया बिजली नहीं आ रही है, तब वो ये कहते हैं कि बिजली नहीं है तो मेरे दोस्त गमज़दा न हो, दिल तो है, दिल ही जलाइए। तो हमारे यहाँ तो हर चीज़ का फार्मूला है, आपको जो अच्छा लगे। वैसे एक साहित्यकार ने लिखा है कि चुनाव के समय तो हर चीज़ सरकार मुफ्त देती है, बिजली भी भरपूर देती है, उसकी कोशिश होगी कि कुछ दिनों में चीज़ें ठीक करें। गरीब की झोपड़ी में भी बिजली जगमगाएगी और 24 घंटे जगमगाएगी। वो वक्त आने वाला है कि गरीबों की झोपड़ियों में भी बिजली से जगमगाने लगी हैं, और लगता है शहर में चुनाव की तारीखें नज़दीक आने लगी हैं। और हर एक के गम में अब इन दिनों वो शरीक है, और इंसानियत नहीं, बस अब इलेक्शन करीब है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ इंजीनियर ओपी पांडे जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और बिजली विभाग के नेता भी रह चुके हैं। आप मुझे बताइए ओपी पांडे जी कि आरोप ये लग रहा है कि आपके सरकार के यूपीपीसीएल के कुप्रबंधन के चलते इतनी बड़ी समस्या आज हमारे सिर पर आकर खड़ी हो गई है, और आपके पास समाधान नहीं है, सिर्फ बातें हैं।
आपने इंट्रोडक्शन में जो कहा था कि हमारा जनरेशन 1100 मेगावाट हो गया है, जी। सच्चाई वो करीब 3500 मेगावाट है। जी, और मेरे पास मैं प्लांट वाइज तापी डिटेल वाली है। बात कर रहा हूँ और मैं बता सकता हूँ नहीं, तापी में बता रहा हूँ। 1156 मेगावाट। नहीं, मैं प्लांट वाइज बता रहा हूँ, 1156 मैं प्लांट वाइज बता रहा हूँ। और ये आज की रिपोर्ट है। मैं भी आज की रिपोर्ट में बता और रहा मैं हूँ। बता सकता हूँ कितना कहाँ से है। मैं प्लांट वाइज बता रहा हूँ। 566, 343, नहीं, 92, मैं बता रहा हूँ। टोटल 1156। नहीं, और मैं भी दुबे जी से तस्दीक करा नहीं, दूंगा। दुबे जी करा लीजिए, मैं डेटा दे दे रहा हूँ। अन पर आइए 375। नहीं 1156 मेगावाट का आउटेज है जी। जनरेशन नहीं है। दुबे जी सही कह रहे हैं, 1156 जनरेशन 1156 मेगावाट ओके। का आउटेज है। ओके। कोयले की कमी की वजह से 1156 इतना उत्पादन कम हो रहा है। उतना ओके। कम हो रहा है, जो उत्पादन है करीब हाँ पांडे जी 3500 मेगावाट है। तो ये दुबे साहब कुप्रबंधन ने के correct कर दिया। कसूरवार कौन है? आप कार्रवाई क्यों नहीं कर अब रहे? आगे मैं आ रहा हूँ। दूसरी चीज है, जैसा कि अवधेश जी ने भी कहा था कि देखिए जो संकट आया था उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको बहुत तेजी से काम किया है और कल से पोजीशन नॉर्मल है। कल हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में, चाहे गांव हो, तहसील हो, बुंदेलखंड हो, शहर हो, सभी जगहों पर शेड्यूल से ज्यादा सप्लाई की है। आज भी शेड्यूल ज्यादा कर रहे हैं और आगे पांडे करते जी, रहेंगे। आप जो बोल रहे हैं ये सब फेसबुक नहीं, ऑन वगैरह रिकॉर्ड में पे बोल रहा लाइव हूँ। चल रहा है, ट्विटर पे, और जानते हैं लोग कमेंट नहीं, क्या नहीं, कर रहे हैं। आप अधिकांश टिप्पणी है कि लाइव मैं नहीं ऑन आ रही रिकॉर्ड है। बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अवधेश जी भी कंफर्म कर सकते हैं, दुबे जी हैं, दुबे जी भी कंफर्म कर सकते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कल गांव को 18 घंटे की जगह 20 घंटे मिली है। अच्छा, मतलब ज्यादा मिल रही बिजली? आज कल से ज्यादा मिलने लगी। कल के पहले दिक्कत थी। और संकट उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास करके संकट समाधान कर लिया मतलब है। अभी यूपी में कोई प्रॉब्लम नहीं? ऑल नहीं, वेल। अब यूपी में ना तो आज है ना तो आगे रहेगी। ऑल राइट, सुनील साजन यूपी जी, प्रॉब्लम समाप्त हो गई है। हमारे पांडे जी कह रहे हैं ऑल इज वेल, जी, कोई जी। प्रॉब्लम नहीं है, यूपी में आप ही को all is तकलीफ well। है केवल। सुनील साजन जी। देखिए ब्रजेश जी, ये ऑल इज वेल वैसे ही है जैसे कोरोना में था। लाइनें शमशान घाट में लगी थी, गंगा मैया पट गई थी, अस्पताल में दवा नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन सरकार क्या कह रही थी? सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन बिजली विभाग की असली पोल शैलेंद्र दुबे जी ने सब कुछ बता दिया। अवधेश जी ने भी बहुत सी चीजों पे इंगित किया है। जो कुप्रबंधन है इनका, वही असली दिक्कत है, वही असली जड़ है। और मैं फिर कह रहा हूं, देर सवेर वही बात सच होगी ब्रजेश जी, कि ये लोग बिजली को भी अपने व्यापारियों के हाथों बेच देना चाहते हैं या उनके हाथों में दे देना चाहते हैं। अब योगी जी के बस में और यूपी सरकार के बस में कुछ नहीं है। हो सकता है कि कल परसों के बाद सब कुछ ठप हो जाए और उसके बावजूद भी ये कहेंगे कि नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब आपके पास स्टॉक नहीं है, देश की सरकार आपकी है, आप कोयला ले नहीं पा रहे हैं, अवधेश जी कह रहे हैं हेलीकॉप्टर से लाना पड़ेगा, मिलिट्री को लगाना पड़ेगा, तो ऐसे हालात क्यों आए ये सरकार क्यों नहीं बता रही? ये पांडे जी बताएं। पांडे जी के हिसाब से तो कल से बिजली ज्यादा आने लगी है। आपने कहा कि फेसबुक लाइव चल रहा है, जो कमेंट आ रहे हैं वो गांव में बैठा नौजवान कर रहा होगा। कमेंट तो वही करेगा ना जिसके यहाँ बिजली नहीं आ रही होगी। हम लोग भी गांव से जुड़े हैं, अभी उन्नाव से लौट के आ रहे हैं। आप पांडे जी बताइए, पिछले बहराइच से एक सज्जन लिख रहे हैं कि उनके यहाँ 8-8 घंटे से ज्यादा लाइट नहीं रह रही है। बहराइच से एक सज्जन कमेंट कर रहे हैं अभी लाइव। ये सज्जन में जो 1 मिनट सुनील जी अपनी बात तो करें। यही सच है, यही सच है, यही सच है ब्रजेश जी। ये सरकार अभी भी नहीं मान रही है, ना स्वीकार करेगी। इसकी सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये सब कुछ चौपट हो जाए तब भी कहेंगे कि राम राज्य है। ऑल राइट, वैभव महेश्वरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। वैभव जी, आप मुझे बताइए कि इस कुप्रबंधन का ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए? और दूसरा, दिल्ली में भी तो प्रॉब्लम है, आपकी सरकार है वहाँ पे, आप भी तो कसूरवार हैं। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ ब्रजेश जी कि ये सरकार डिनायल मोड में क्यों है। ऊर्जा तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड है, खासतौर से उन राज्यों के ऊपर जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होता, वहाँ पर सरकार डिनायल मोड में है। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख लिख कर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि ये कोयले की आपूर्ति में प्रॉब्लम है और बिजली का संकट जो है बहुत गहराने वाला है। और उसके बाद अगर मंत्री आकर पॉलिटिकल बयान देते हैं बिजली जैसे तकनीकी मामले पर, तो ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है। कोरोना के टाइम में भी यही किया, बहुत ज़्यादा क्राइसिस पैदा करी, लोग मरने लगे। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार ड्रोन शॉट लेके ऑक्सीजन की ट्रेन दिखा रही थी। आपके चैनल पर ही बार बार हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से ट्रेन आ रही है, 5 डब्बे लेकर ऑक्सीजन के, यहाँ देंगे वहाँ देंगे, ये हो रहा है वो हो रहा है। इस तरह से मुझे लगता है कि देश को दोबारा से एक बहुत बड़े संकट में ढकेल कर हमें कोयले की ट्रेनें, कोयले के हेलीकॉप्टर दिखाए जाएंगे। सरकार इवेंट मैनेजमेंट प्लान कर रही होगी। तो ये डिनायल मोड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सरकार को डेटा पर, तकनीक पर काम करना चाहिए। और जहाँ तक मैं इस सरकार की कारगुजारियों से समझता हूं और जो ये होता चला आ रहा है, बिजली के सेक्टर के साथ जो धोखा चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लॉट रचा जा रहा है कि बिजली के सेक्टर के अंदर एक बहुत भारी क्राइसिस पैदा करके, जहां आपकी गवर्नमेंट है।
मैं बिल्कुल कह रहा हूं, संकट तो दिल्ली में अपना प्रोडक्शन नहीं है, कोयले पर तो हम पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। दिल्ली सरकार लगातार आकर जिस तरह कोयला के कोरोना के समय में ऑक्सीजन का हम स्टेटस बताते रहे कि किस तरह ऑक्सीजन के कंट्रोल सरकार के हाथ में, आज हम एक डेटा रख रहे हैं कि हमारे पास मुश्किल से 1-1.5 दिन का कोयला बचा हुआ है और बहुत बड़ा संकट गहराने वाला है। एनटीपीसी के कई यूनिट से होता है, बिल्कुल होता है। और एनटीपीसी का जो प्राइस है, आप देख रहे हैं, शैलेंद्र जी ने अभी बताया कि एनटीपीसी का जो बिजली का प्राइस है, सरकार किस तरह से उसको इग्नोर करके प्राइवेट घरानों से बिजली खरीदती है। शैलेंद्र दुबे जी, आप मुझे स्टेटस बताइए सर कि जनता को इस संकट से निजात कैसे मिलेगा, आने वाले वक्त में ऐसी क्राइसिस ना हो, हमें क्या प्रबंधन करना चाहिए, और ये ताज़ा क्राइसिस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स होनी चाहिए? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन की है, क्योंकि वह चेयरमैन पावर कॉर्पोरेशन के भी हैं और चेयरमैन उत्पादन निगम के भी हैं। और उत्पादन निगम को कोयला इसलिए नहीं मिला क्योंकि 1400 करोड़ रुपए का कोल इंडिया लिमिटेड का उसका बकाया है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया और मुझे ये बताया गया कि कोल इंडिया लिमिटेड के कोई जनरल मैनेजर आए थे शक्ति भवन में, और उनसे खड़े खड़े बात की गई और उनके साथ प्रॉपर व्यवहार नहीं किया गया। यह शीर्षस्थ प्रबंधन का रवैया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि आप आईएएस हो गए हैं, तो कहीं से कोई इंजीनियर जनरल मैनेजर आएगा, उसके साथ इस प्रकार से आप बिहेव करेंगे। और जिसके आप बकायेदार हैं, जिसका भुगतान करना है, तुरंत 1400 करोड़ रुपए का जिसका भुगतान करना है, आप उसके साथ मिसबिहेव करेंगे, उसको खड़े खड़े बात करेंगे, तो यह बहुत ही गंभीर बात है और दे शुड बी टेकन टू टास्क। यह जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 77 करोड़ का घाटा था जब राज्य विद्युत परिषद का विघटन हुआ था, आज 95,000 करोड़ का घाटा है और 18 साल से आईएएस अधिकारी यहाँ पर चेयरमैन बने बैठे हैं। इनकी समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा जिस प्रकार से असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और चीफ इंजीनियर के काम की होती है, चेयरमैन के काम की भी समीक्षा होनी चाहिए, एमडी के काम की भी समीक्षा होनी चाहिए। आज जो संकट खड़ा हुआ है, ये पूछा जाना चाहिए कि 1400 करोड़ रुपए का भुगतान क्यों नहीं किया कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड को भुगतान करे, कोल इंडिया लिमिटेड कोयला देगा। और ये अभी भी आप ये कहने की स्थिति में है कि अगर हम ये 1500 करोड़ का भुगतान कर दे यूपीपीसीएल, तो हमें कोयला जल्दी मिलेगा? जी हाँ, जल्दी मिलेगा, क्योंकि अभी तो हम थर्ड प्रायोरिटी पर हैं। पहली प्रायोरिटी एडवांस पेमेंट वालों की है, ये कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का बयान है। दूसरी प्रायोरिटी उनकी है जिनका कोई ड्यू नहीं है, और तीसरी प्रायोरिटी पर हम पड़े हुए हैं। तो कम से कम 1400 करोड़ के लिए प्रदेश की जनता को 21 रुपए की बिजली बिक रही है और 2 रुपए की बिजली हमें पैदा करने से रोका जा रहा है। तो यह बहुत ही गंभीर सवाल है और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत ही गंभीर मामला है ये। और शैलेंद्र, आप मुझे बताइए अवधेश वर्मा जी कि जिम्मेदारी किस पर फिक्स की जाए और कार्रवाई से परहेज क्यों है? जब संकट हमारे सिर पे आ जाता है तभी ये सब चीज़ें क्यों याद आती हैं? मुझे याद है कि एक बार तो पूरा ग्रिड ही फेल हो गया था यूपीपीसीएल के लापरवाही की वजह से। देखिए, जहाँ तक सवाल है, ग्रिड पूरा फेल हो गया था। हाँ बिल्कुल ब्रजेश जी, आपको याद होगा कि आपने उस पर एक डिबेट भी की थी, जिस पर आपने कहा था कि भाई रियल टाइम के आधार पर कोयले की आपूर्ति। आज भी मुझे पता है क्योंकि मैं उस डिबेट में सालों के बाद भी आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है ब्रजेश जी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ सवाल में कभी भी एक बात, जब ये सब इस प्रकार की बातें आती है, सबका अपना एक एजेंडा होता है। मैं जवाबदेही सबकी तय करने की बात करता हूँ, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो। क्योंकि अभी आपके चैनल पर रोज आप 4 दिन से आप देख रहे हैं, रोज हम पावर कॉर्पोरेशन में देख रहे हैं। अभी आपने देखा कल ही हिंदुस्तान टाइम्स में कि 2.5 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हो गया और इंजीनियरों के नाम मांगे गए हैं। वहां पे अभी महोबा में घोटाला हो गया, वहां नाम मांगे गए हैं। वहां पे आपके नोएडा में घोटाला हो गया, नाम मांगे गए हैं। हमारा तो कहना, जो लोग भी दोषी है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आईएएस हो, सबकी जवाबदेही तय होना चाहिए। क्योंकि कंज्यूमर जो है हमारी बिजली दर बढ़ती है। जब कोई भी घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार होता है, तो भी आपके चैनल पे कल दिखा रहे थे कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी का मीटर खरीद लिया अभियंता भाइयों ने, और इसके बाद आपकी चैनल पे 2 दिन से चला, अब उसको कह रहे हैं कि नहीं उसको मैं कैंसिल करने जा रहा हूं। जब चैनल ने दिखाया तो कैंसिल करने जा रहे हैं। अब दूसरी चीज आ जाइए हम उपाय की। आज भी मैं भी बता रहा हूं, हमारे सभी इंजीनियर जो हैं, जो बड़े काबिल इंजीनियर हैं, उनको जाके बताना चाहिए उपाय की कैसे किया जाए, क्योंकि हम लोग को तो बिजली चाहिए। आज हमने ऊर्जा मंत्री से मुलाकात करके उनसे कहा कि महोदय 400 मेगावाट हाइड्रो की बिजली बिडिंग रूट की, जो 7 रुपया के नीचे है, बिडिंग रूट से आई है तीस्ता की और 3 कंपनियों की, जो नियामक आयोग में पिटीशन डाली गई है धारा 63 में एडॉप्शन ऑफ टैरिफ में,
कल जाके उसको आप तुरंत एडाप्ट करवाइए और तुरंत 400 मेगावाट कल से बिजली मिलने लगेगी। वो हाइड्रो की बिजली तैयार बैठी है आपके पास, प्लानिंग करिए, कौन रोका है आपको? 400 मेगावाट उधर से आपको मिल जाएगी तुरंत। आज फिर ये लोग गए नहीं वहां पे बात करने की, साहब जल्दी से इस पिटीशन को क्लियर करिए। वो देने के लिए तैयार है 400 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट की बिजली, सस्ती बिजली, इसके लिए किसी ने किसी को नहीं रोका। अब सवाल आता है कि कार्यवाही, ब्रजेश जी आपको याद होगा जब ग्रिड फेल हुआ था तो उस ग्रिड फेल में क्या हुआ, इंजीनियर, एक इंजीनियर पोस्ट किया गया, आईएएस हटाया गया। आज क्या होगा अगर मान लीजिए आईएएस को हटा दोगे, इंजीनियर साहब आ जाएंगे, दोनों लोग वही काम करते हैं, किसी के ऊपर कुछ नहीं है। पावर सेक्टर में बैठते ही 7वें फ्लोर पे सबको लगता है कि प्रदेश के उपभोक्ता घोटाला करो, घपला करो, प्रदेश के उपभोक्ताओं के जेब से निकालना है, टैरिफ बढ़ा देना है, हम पिसते रहेंगे, घोटाला होता रहेगा जब तक। ब्रजेश जी ये काकस है बिजली विभाग में, फिर मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा काकस है। मुख्यमंत्री जी जो बात करते हैं कि आज भ्रष्टाचार पे, केवल मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी एक हफ्ता खाली बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर जुट पड़े और रोज उसी की समीक्षा करें, भ्रष्ट लोगों को कार्रवाई करके बाहर करें। अभी देखिए बिजली विभाग, आपको याद है ब्रजेश जी, एक उदाहरण देता हूं, आज जो हेलीकॉप्टर राज्य सरकार के पास पहले था वो बिजली विभाग का हेलीकॉप्टर था, बिजली विभाग के पास हेलीकॉप्टर था। अच्छा। हाँ, जो राज्य हेलीकॉप्टर सरकार के पास, था? बिल्कुल, राज्य सरकार के पास जो सबसे पहला हेलीकॉप्टर बिजली विभाग का हेलीकॉप्टर था। बिजली विभाग के और पास आज आपके पास जीप नहीं बची है, हाँ, बताओ। और सुनिए महोदय, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बिजली विभाग के पास ट्रेनें थी, बिजली विभाग के पास कॉलेज हैं, बिजली विभाग के पास डिग्री कॉलेज हैं, बिजली विभाग में आप देखिए एडीजी रैंक के अधिकारी में सब कुछ होते हुए भी बिजली विभाग को कैसे तबाह किया गया, इसकी समीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए। बताइए भाई जो पांडे लोग भी जी, दोषी हैं, पांडे जी इस से पर जवाब होना ले लो चाहिए। ना। पांडे जी आप बताइए ना, रुक जाना, बताइए पांडे जी, आप भी तो नौकरी किया वहां 25-30 साल। हेलीकॉप्टर था कि नहीं? हाँ बताइए। नहीं, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश का एनर्जी सेक्टर है उसका एक ऐतिहासिक इतिहास रहा है और भारत के तमाम अग्रणी कार्य यहाँ से हुए हैं और दोबारा उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए भ्रष्टाचार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और जहाँ तक कोल संकट की बात है, उत्तर प्रदेश में संकट कंट्रोल हो गया है। हाँ। और भारत के स्तर पर जैसा आर.के. सिंह जी ने कहा था कि अब सप्लाई की एक लिमिट ओके, होती है, शैलेंद्र जब दुबे जी बढ़ता है अब बढ़ना शुरू हो कुछ गया है कहना कोयला। चाहते हैं, मैं दुबे जी को मौका देता हूँ। यस दुबे जी, गो अहेड प्लीज। देखिए मैं मूल विषय जो आज की जनता की परेशानी है उसमें एक सवाल को फिर आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। यह 20 रुपए की बिजली एनर्जी एक्सचेंज में कैसे बिक रही है, इसकी जिम्मेदारी क्या केंद्रीय विद्युत मंत्री की नहीं है? क्या इस पर कैपिंग नहीं लगाई जानी चाहिए? बिल्कुल दुबे जी यह ने सही जो बात कही। मेगा सोलर पार्क दिए गए थे अदानी को और प्राइवेट कंपनियों को, क्या इसलिए दिए गए थे कि आज बिजली का संकट है तो वो लूट मचाएंगे? 21 रुपए की बिजली बेचना, और ये सोलर की बिजली है, विंड की बिजली है, ये थर्मल की बिजली नहीं है। ये सरकार कैपिंग लगाना चाहिए। ब्रजेश जी, दुबे जी ने एकदम सही सवाल उठाया कि 20 रुपए बिजली और जिम्मेदारी नहीं है केंद्रीय विद्युत मंत्री। यूरोप में केंद्रीय विद्युत मंत्री बेवकूफ बना रहे हैं देश की जनता को। बिल्कुल, आप एक बात बताएं ब्रजेश जी, जो अभी तो सवाल उठाया बिल्कुल सही है। दुबे जी को कंप्लीट करने दो ना। हाँ, दुबे जी कंप्लीट करें। नहीं ठीक है, मुझे यही कहना था कि यह जो आज बिजली मिल रही है एनर्जी एक्सचेंज, हाँ, अच्छा अवधेश साहब कह लो, अवधेश ये थर्मल की बिजली 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। फिर इतनी महंगी क्यों मिल रही है? यूरोप में पावर क्राइसिस आई, वहां के जब एक्सचेंज महंगी बिजली बेचने लगा, यूरोप सरकार ने तुरंत उस पर सीलिंग लगा दी। हमारी केंद्र की सरकार आज क्यों नहीं सीलिंग लगा रहे? क्यों नहीं सीलिंग लगा रहे? थैंक यू ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ा जो कारण है बिजली विभाग के खस्ता हाल होने का कि इनका अपने ही तमाम विभागों पर 15-20 हजार करोड़ का बकाया है। तो मेरा कहना यह है कि जो सरकार एक आम उपभोक्ता के घर में बिजली का बकाया होने पर तमाम तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर देती है, काट देती है, मुकदमे कायम कर देती है, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं उनके होर्डिंग लगवा देते और क्यों नहीं अपने विभागों का पैसा काट कर बिजली विभाग को दे देते? बिजली विभाग को दे देना चाहिए उनको पैसा, फाइनल कमेंट, घाटे से बाहर आ जाएगा। सुनील जी, गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, मैं केवल ये कहूंगा कि अभी मैं जब बीरेन जी को सुन रहा था और ये बात हम लोग लगातार कहते हैं कि बिजली उत्पादन पर जो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार, समाजवादी सरकार ने काम किया, उसी पे ढोल पीट रही थी बीजेपी सरकार। और बाकी 4.5 साल में तो भ्रष्टाचार हो गया। जब सब कुछ भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया तो अब ये संकट जनता के सामने है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। के सामने डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, सभी मेहमानों का और बहनों भाइयों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। कृपया बिजली का इस्तेमाल संयम के साथ करें क्योंकि इसकी क्राइसिस है। नमस्कार।